वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लीजेंड्स बायोसाइंस। ऑनलाइन के इस क्रम में फिर से आप सभी का एक बार हार्दिक अभिनंदन तथा स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर 4 के अंतर्गत पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण। तो जैसा कि हम अपनी पुरानी वीडियो में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को समझ चुके हैं तथा बर्थ कंट्रोल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर करे थे। तो बर्थ कंट्रोल या फिर जन्म नियंत्रण को स्थिर रखने के लिए, स्थायी रखने के लिए हम कॉन्ट्रासेप्शन, गर्भ निरोधन या फिर गर्भ निरोधक तरीकों को अपनाते हैं। हम अपनी पुरानी 2 वीडियो में गर्भ निरोधक के 4 मेथड्स में से 2 मेथड्स को पढ़ चुके हैं, नेचुरल मेथड्स, बैरियर मेथड्स। नंबर 3 होता है केमिकल मेथड्स और नंबर 4 होता है स्टेरिलाइजेशन, जो कि परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, गर्भ निरोधन का स्थायी तरीका या फिर हम इसको वंध्यकरण भी कहते हैं। तो नेचुरल मेथड्स के अंतर्गत हमने कुछ विशेष विधियों को पढ़ा था, जिनमें सर्वप्रथम रिदमिक मेथड या फिर रिद्म मेथड था, जिसको हम आवर्ती विधि कहते थे। नंबर 2 जो था हमारा वो कोइटस इंटरप्टस, जिसको हम बाह्य स्खलन या अंतरित मैथुन कहते थे। और नंबर 3 जो हमारा था वो लैक्टेशनल एमेनोरिया, जिसको हम स्तनपान अनार्थक कहते थे। रिदमिक मेथड, कोइटस इंटरप्टस, लैक्टेशनल एमेनोरिया, ये तीनों मेथड्स और नेचुरल मेथड्स के अंतर्गत आते हैं। तथा हमने बैरियर मेथड्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईयूडी के बारे में जिक्र किया था, बैरियर की बात की थी, जिसमें हम लोगों ने कॉन्डम्स के बारे में बात की थी। कुछ फीमेल कॉन्डम्स जिनको हम डायाफ्राम के नाम से जानते हैं, उन पर हम लोगों ने चर्चा की थी। तथा आईयूडी, तांबा मोचक आईयूडी, हार्मोनल आईयूडी और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईयूडी की हमने चर्चा की थी। तो आज के हमारे इस टॉपिक में हम केमिकल मेथड्स और स्टेरिलाइजेशन पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज के टॉपिक पर हम आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम अगर हम कॉन्ट्रासेप्शन के केमिकल मेथड्स की बात करें तो इन मेथड्स के अंतर्गत वह विधियाँ आती हैं जो गर्भ निरोधन को हार्मोन या फिर अन्य किसी केमिकल के माध्यम से निर्धारित करती हैं। अर्थात अगर हम बात करें तो रासायनिक विधियों के अंतर्गत सर्वाधिक उपयोग हार्मोन का किया जाता है। और यह विधियाँ अगर हम देखें तो इनको हम हार्मोनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन भी बोल सकते हैं। हार्मोनल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। हार्मोनल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में हमको 3 टाइप के हार्मोनल मेथड्स देखना है, या फिर हम बात करें कि इनको 3 तरह से हम लोग उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले जो हार्मोनल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, गर्भ निरोधक के हार्मोन विधियाँ जो होती हैं, उनमें सर्वप्रथम हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में पढ़ते हैं। इनको आमतौर पर हम पिल्स या फिर गोलियों के नाम से जानते हैं। नंबर 2 मेथड ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन होता है इंजेक्टेबल, जो कि इंजेक्शन के माध्यम से बॉडी के अंदर इंड्यूस किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है। और नंबर 3 मेथड जो होता है हमारा हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन का, वह होता है इम्प्लांट, जिसको हम अंतरोप के नाम से भी जानते हैं।
पिल्स को साधारणतः हम गोलियां भी कह सकते हैं या छोटी छोटी टिकिया के रूप में, हार्मोन की टिकिया के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं। तो अगर हम ओरल कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स की बात करें, जिसको साधारण तौर पर हम OCP के नाम से भी जानते हैं, तो इसके अंतर्गत यह 2 प्रकार की OCPs होती हैं। तो OCP को हम पुनः 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कंबाइंड पिल आता है, कंबाइंड पिल्स, और नंबर सेकंड अगर हम देखें तो मिनी पिल्स आती हैं। कंबाइंड पिल में हम देखते हैं तो मुख्यतः 2 प्रकार के हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट होता है प्रोजेस्टेरोन, हम लोगों ने फीमेल हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन के बारे में पढ़ा था। प्रोजेस्टेरॉन का सिंथेटिक फॉर्म होता है, अर्थात हम इसको बनावटी प्रोजेस्टेरॉन भी कह सकते हैं, प्लस एस्ट्रोजन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन, यह दो हार्मोन्स को मिलाकर अगर गोलियों के फॉर्म में हम बॉडी के अंदर डालते हैं गोलियों के माध्यम से, तब कॉन्ट्रासेप्शन गर्भ निरोधन आसानी से हो सकता है। इसके पीछे का कारण हम लोग जानेंगे। और नंबर सेकंड होता है मिनी पिल्स, जिसमें मुख्यतः प्रोजेस्टेरॉन का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। अगर हम बात करें कंबाइंड पिल्स की, तो इंडिया के अंदर कंबाइंड पिल्स जो हैं वो माला डी या फिर माला एन के नाम से आती हैं। ये दोनों नाम, दोनों एग्जाम्पल ध्यान रखना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टस के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक हैं। यह प्रायः नीट में भी पूछा जाता है और विभिन्न प्रकार के जो केंद्रीय तथा स्टेट राजकीय परीक्षाएं जो होती हैं उनके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें तो यह गर्भ निरोधन की सबसे सरल विधियों में से एक है। इस विधि में 28 गोलियों का एक सेट होता है, जिनमें से 21 पिल्स जो होती हैं वह प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कंबाइंड होता है, तथा बाकी की जो 7 पिल्स होती हैं वह मुख्यतः मल्टीविटामिन के रूप में हम इनको बोल सकते हैं। इनको एक साथ मंथ में 28 दिन के लिए इसीलिए लिया जाता है ताकि गोलियां खाने की रेगुलरिटी जो है वो बनी रहे। परंतु मुख्यतः यह 21 गोलियों का समूह होता है, जिनको प्रायः एक दिन में एक बार और हर दिन उसी समय लिया जाता है। यह गोलियां ऋतुस्राव या फिर हम कह सकते हैं आर्तव चक्र शुरू होने के प्रथम से 5वें दिनों के बीच ग्रहण की जा सकती हैं, तथा 21 दिन तक इनको लगातार लिया जाता है। तथा कुछ पिल्स मिनी पिल्स के नाम से आती हैं, जिनमें आपको एक नाम विशेषता ध्यान रखना है, सहेली। सहेली जो गोली है यह एक वीक में एक गोली का सेवन किया जाता है। तो यहाँ पर मंथ पर डे लेने वाली भी पिल्स होती हैं और वीक में एक दिन भी लेने वाली पिल्स होती हैं। प्रायः अगर भारत में देखा जाए तो सर्वाधिक चर्चित स्त्रियों के द्वारा लिया जाने वाला गर्भ निरोधन का जो उपाय है, उनमें सभी से ज़्यादा चर्चित यह गोलियां होती हैं। सहेली को सर्वप्रथम अगर हम देखें तो इसको हमारे इंडिया के लखनऊ में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसको हम बोल सकते हैं CDRI, सेंट्रल ड्रग ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान। यह भारत के लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी में स्थित एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जहां पर पहली बार इस गोली को बनाया गया था। यदि हम बात करें इन पिल्स की, ये कैसे काम करती हैं या फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन किस तरह से काम करता है, तो इसके लिए आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें समझनी होंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि
जो पश्च पीयूष ग्रंथि होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, वहाँ से स्रावित होने वाला GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। मुख्यतः दो तरह के हार्मोन को स्रावित करता है, एक FSH और दूसरा LH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यह हार्मोन स्त्री में आर्तव चक्र की क्रिया के लिए अति महत्वपूर्ण हार्मोन होते हैं। FSH का कार्य जो होता है वो स्त्री के अंडाशय में बनने वाले फॉलिकल, जिसको हम पुटक कोशिका भी कहते हैं, उसके आकार में वृद्धि करना होता है, तथा LH का कार्य फॉलिकल को रैप्चर करना या फिर फोड़ देना होता है। और हम जानते हैं कि स्त्री के अंडाशय के अंतर्गत ढेर सारे फॉलिकल पड़े रहते हैं, और इन्हीं फॉलिकल्स के अंदर जो फीमेल युग्मक होता है, जिसको हम ओवम के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण होता है। तो FSH और LH का लेबल ही आर्तव चक्र को नियमित करता है। तो जब फॉलिकल रैप्चर हो जाता है, तब फॉलिकल से रिलीज होने वाले जो हार्मोन होते हैं, उनके अंदर प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन इत्यादि होते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन का निर्माण होना ही GnRH को ऑर्डर करता है कि कौन सा हार्मोन कब सीक्रेट करना है। अगर फॉलिकल फटा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन हार्मोन बन रहे हैं, इनकी मात्रा बढ़ी हुई है। तो जब इनकी मात्रा बढ़ी हुई होती है, उस दौरान GnRH से रिलीज होने वाले या जो कारक होते हैं, ये जो हार्मोन होते हैं, वह नए फॉलिकल को डेवलप नहीं करते हैं। तो जब तक इन दोनों हार्मोन की मात्रा शरीर के अंदर बनी रहेगी, नया फॉलिकल डेवलप नहीं होगा। नया फॉलिकल डेवलप नहीं होगा तो नया ओवम भी रिलीज नहीं होगा, और जब ओवम रिलीज नहीं होगा, इसका मतलब कि फीमेल गैमीट के बिना निषेचन हो नहीं सकता, और जब निषेचन नहीं होगा तो हम जानते हैं कि बर्थ कंट्रोल या फिर कॉन्ट्रासेप्शन, गर्भ निरोधन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसीलिए इन गोलियों को 21 दिन तक दिया जाता है, और नेक्स्ट 7 डे जो मिनरल्स की या फिर विटामिन की या फिर आयरन की जो 7 गोलियां होती हैं, इनको दिया जाता है, ताकि इस दौरान हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो, कम हो, और साथ साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ओव्यूलेशन है वह फेज तैयार हो जाए। यह विधि तब तक उपयोग में लाई जाती है जब तक कॉन्ट्रासेप्शन का ज़रूरत होता है, जब तक गर्भ निरोधन की आवश्यकता होती है, और पर मंथ यही चलता रहता है। और यदि मिनी पिल्स ली जा रही है, तब उस दौरान वीक में एक गोली एक बार ली जाती है, और यह भी तब तक ली जाएगी जब तक गर्भ निरोधन की आवश्यकता होगी। तो टेक्निकली हम कह सकते हैं कि हम हार्मोन का लेवल बॉडी के अंदर डालकर इंजेक्ट करके गोलियों के माध्यम से हो या फिर किसी अन्य माध्यम से हो, बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं या फिर कॉन्ट्रासेप्शन को अपना सकते हैं। नंबर 2 है इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल के अंतर्गत क्या होता है कि ढेर सारे इंजेक्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनमें से एक इंजेक्शन का नाम है डीपो प्रोवेरा। ये आपको ध्यान रखना है। सभी ब्रांड्स के नाम या फिर सभी गोलियों के और इंजेक्शन के नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। डीपो प्रोवेरा, ये जो डीपो प्रोवेरा है, यह भी प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टोजिन और एस्ट्रोजन का संयोजक भाग है, का कंबाइंड भाग है, जिसको हम इंजेक्शन के माध्यम से बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जिससे हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, और फर्दर वही सारी प्रक्रिया जो है वो चालू हो जाती है, जिसके बारे में हम अच्छे से चर्चा कर चुके हैं अपनी ऑफलाइन क्लास में।
आगे अगर हम बात करें नंबर थर्ड मेथड की, जो हार्मोनल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन होता है, वह होता है इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स क्या होते हैं? अगर हम इम्प्लांट्स की बात करें तो ये प्रोजेस्टोजिन के बने छोटे छोटे कैप्सूल होते हैं। एनसीईआरटी हमको इसका डायग्राम दिखाती है, तो यह इम्प्लांट्स को हम अच्छे से देख सकते हैं। मैं थोड़ा आपकी मदद करता हूँ इसको देखने में। यह अंतरोप है। यह छोटे छोटे कैप्सूल फीमेल के अंदर इम्प्लांट कर दिए जाते हैं। इसको मुख्यतः शल्य क्रिया के द्वारा त्वचा के अंदर लगा दिया जाता है। त्वचा के नीचे आरोपित करने के लिए विशेषतः लेफ्ट आर्म, हम अगर देखें तो बायां हाथ का जो ऊपर का भाग होता है जिसको हम आर्म कहते हैं, वहाँ पर इसको लगाया जाता है। लेफ्ट आर्म में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसके पीछे एक कॉस्मेटिक रीज़न है, क्योंकि राइट हैंड सीधे हाथ का प्रयोग ज़्यादा होता है तो वह चीज़ उभरी हुई दिखाई देती है। वह चीज़ उभरी हुई दिखाई ना दे, इसीलिए इम्प्लांट्स को लेफ्ट हैंड के नीचे वाले पोर्शन, नीचे वाले साइड में लगाया जाता है। यह भी प्रोजेस्टोजिन का बना हुआ होता है। इसकी जो डेट होती है वो लगभग 3 इयर्स या फिर समथिंग 5 इयर्स के आसपास तक होती है। मतलब अगर इस विधि को इम्प्लांट कर दिया जाता है, बॉडी के अंदर आरोपित कर दिया जाता है, तब 3 से लेकर 5 साल तक, जैसा भी ड्यूरेशन हो, ये छोटे छोटे कैप्सूल समय समय पर प्रोजेस्टोजिन को रिलीज करते रहते हैं, जिससे कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो बना रहता है। एक इम्प्लांट का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है, जिसको हम नॉर प्लांट कैप्सूल कहते हैं। यह छोटे छोटे कैप्सूल जो मैंने आपको दिखाया, तो आप लोगों ने नॉर प्लांट का नाम ध्यान रखना है। तो हमने केमिकल मेथड्स के अंदर हार्मोनल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन में 3 टाइप के कंट्रासेप्शन देखे। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसको हम गोलियां कहते हैं, यह गोलियां मिनी पिल्स, कंबाइंड पिल्स के नाम से आती हैं। और मुख्यतः इंजेक्टेबल, जो कि इंजेक्शन के माध्यम से हार्मोन को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। और तीसरा इम्प्लांट। इन तीनों में प्रयोग होने वाले हार्मोन मुख्यतः 2 ही हैं, प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टोजन सिंथेटिक फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टेरॉन है, ध्यान रखना है, इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं होना है। अब अगर हम बात करें अपने फोर्थ मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन का, गर्भनिरोधन का चौथा तरीका क्या है, तो चौथा तरीका जो होता है वो स्टेरिलाइजेशन होता है, वंध्यकरण होता है। तो इसके बारे में हम चर्चा करने से पहले कुछ डायग्राम को समझते हैं। अगर हम बात करें स्त्रियों के अंतर्गत जनन भाग की, तो स्त्रियों का जनन भाग जो होता है उसमें एक गर्भाशय होता है, और गर्भाशय के निचले वाले मुख को हम लोग ग्रीवा के नाम से जानते हैं, जिसको हम सर्विक्स कहते हैं। तथा यह भाग जो है वो गर्भाशय या फिर यूटिरस कहलाता है, और यहीं से अटैच होती हैं 2 अंडवाहिनियाँ, जिनके अंतर्गत कुछ उंगलीनुमा संरचना होती हैं, जिनको हम फिम्ब्रे कहते हैं, और इनसे अटैच रहती हैं ओवरी, अंडाशय, जिनके अंतर्गत फीमेल गमीट का निर्माण होता है। तो शल्य चिकित्सा के माध्यम से या सर्जरी के माध्यम से इनको कट करके, जो कि हल्का सा उदर भाग में एक चीरा लगाया जाता है और इनको बांध दिया जाता है। इनको अंडवाहिनी कहते हैं। और अंडवाहिनी को अंग्रेजी में हम लोग टिब्यूल्स, या फिर अगर हम बात करें तो फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। 2 टिब्यूल्स होती हैं, हम इनको कट करके बांध देंगे, और जब हम इनको कट करके बांधेंगे तो जो ओवम होगा उसका जो परिवहन होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, संचार होगा, वह गर्भाशय की तरफ नहीं हो पाएगा। तो अब इस मार्ग से जितने भी स्पर्म जाएंगे वह रुक जाएंगे और ओवम के साथ नहीं मिल सकते। यह स्थायी तरीका होता है गर्भ निरोधन का, जो कि परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ कंट्रासेप्शन कहलाता है। तो फैलोपियन ट्यूब को कट करके बांधने की क्रिया जो है वह कहलाती है वासेक्टॉमी।
जिसको जनसाधारण नलबंदी के नाम से जानते हैं। यह स्टेरिलाइजेशन या बंदीकरण का स्त्रियों द्वारा अपनाया जाने वाला एक तरीका है। और अगर हम बात करें पुरुषों की, तो पुरुषों के अंतर्गत बंदीकरण की प्रक्रिया जो होती है, तो पुरुषों की अगर हम बात करें तो यह वृषण वाला भाग हो गया, और यह वृषण की जो शुक्रवाहिनियाँ होती हैं वो पेनिस के अंदर आकर खुलती हैं। यहाँ पर यूरिनरी ब्लडर हो जाएगा। तो इन शुक्रवाहिनियों को, शुक्रवाहिनी अर्थात शुक्राणुओं को बहाकर ले जाने वाली एक छोटी सी डिफरेंस, शुक्रवाहिनी को इंग्लिश में हम लोग बास डिफरेंस, या फिर इसको हम लोग डक्टस डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं। तो वास डिफरेंस और डक्टस डिफरेंस, इनको शल्य चिकित्सा के माध्यम से काटकर बांध दिया जाता है, जिसके कारण शुक्राणुओं का जो संचार होता है वह नहीं हो पाता है। और यह भी पुरुषों द्वारा अपनाया जाने वाला गर्भ निरोधन का स्थायी तरीका है, या फिर बंदीकरण का स्थायी तरीका है। जो भी दंपति इस विधि को अपनाते हैं उनमें से मेल या फीमेल इस विधि को अपनाते हैं, या फिर मेल अपनाएगा या फिर फीमेल अपनाएगा इसको। अगर हम बात करें बास डिफरेंस नाम होने के कारण हम इसको वास एक्टॉमी के नाम से जानते हैं, और जनसाधारण इसको नसबंदी के नाम से जानते हैं। यदि इनको एक बार अपना लिया जाए तो यह तकनीक इतनी प्रभावशाली है कि इनको पूर्व स्थिति में दोबारा लाना बहुत ही ज़्यादा कठिन, लगभग असंभव जैसा है। इनको हम बायोलॉजिकल टर्म में शुक्रवाहक उच्छेदन तथा वासेक्टॉमी को हम नलिका उच्छेदन के नाम से जानते हैं। तो यह स्थायी तरीका है। हम लोगों ने केमिकल मेथड्स और स्टेरिलाइजेशन, इन दोनों मेथड्स के बारे में चर्चा की है। आप सभी को यदि यह वीडियो पसंद आती है, यह वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो इसको शेयर करें। चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, तथा हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसका इंतज़ार करें। तो मिलते हैं एक नई ऊर्जा, एक नई आशा के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।